सामीन कराम, आप सुन रहे हैं तारीख के औराक से एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है हसीन नागिन। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सिकंदर आज़म तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। उसे फ़ातेह की हैसियत से ऐसी शोहरत मिली कि उसे कई एक रिवायात और हिकायात का किरदार बना लिया गया। उनमें ज़्यादा मशहूर ये हिकायत है कि सिकंदर आज़म मरने लगा तो उसने वसीयत की कि मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ ताबूत से बाहर रखना, ताकि लोगों को ये मालूम करके इबरत हासिल हो कि कई मुल्क फतह करने के बावजूद मैं दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूं। अगर उसकी माँ ओलंपियास सिर्फ रिवायती मलिका होती तो सिकंदर दुनिया से खाली हाथ भी जाता और दुनिया में कोई उसके नाम से वाकिफ भी ना होता। सिर्फ उसके मुल्क के लोग चंद दिन याद रखते कि शाही खानदान का एक फर्द मर गया है। सिकंदर को बादशाह उसकी माँ ओलंपियास ने बनाया था और इस मकसद के लिए मकदूनिया की इस गैर मामूली तौर पर हसीन औरत को मुतअद्दिद आदमी पुरस्रार तरीकों से कत्ल करवाने पड़े थे। यहाँ तक कि उस औरत ने अपने खामिंद फिलकूस यानी सिकंदर के बाप को भी कत्ल करवा दिया था। वो ये भी देख रही थी कि सिकंदर फातेह तो दूर की बात है, बादशाह बनने के भी काबिल नहीं है। वो शर्मीला लड़का था, उसमें मुस्तदी और चुस्ती थी ही नहीं। वो जवान हो गया तो भी उसमें कोई बेहतर तब्दीली नहीं आई। उसे सिर्फ घोड़ों के साथ दिलचस्पी थी। माँ बाप का इकलौता बेटा होने की हैसियत से उसे बाप के मरने के बाद मकदूनिया का तख्त ताज संभालना था, मगर बाप उसकी आदत से परेशान रहता था। एक रोज ईरान का सफीर अपने मुहाफिज घुड़सवार दस्ते के साथ शाह फिलकूस से मिलने मकदूनिया आया। ये दोस्ताना दौरा था। ईरानी सफ़ीर ईरान के बादशाह की तरफ से बेशकीमती तोहफे लाया था। सफ़ीर महल के करीब पहुंच गया। सिकंदर की माँ ओलंपियास ने सिकंदर की तरबियत के लिए उसके दोस्त बतलीमूस से कहा कि सिकंदर जहाँ कहीं है उसे कहो कि ईरान के सफ़ीर का इस्तकबाल उस तरीके से करे जिस तरह उसे सिखाया गया था। सिकंदर बाहर ही खड़ा था। ईरानी सफ़ीर महल के दरवाजे पर आकर रुक गया कि कोई उसके इस्तकबाल को आए। सफ़ीर ने ज़र्क बर्क लिबास पहन रखा था और उसके मुहाफिज दस्ते के घोड़े आला नस्ल के थे। सिकंदर को बतलीमूस ने कहा कि मलका ने कहा है कि अपने बाप की जगह सफ़ीर का इस्तकबाल करो। सिकंदर ने जैसे सुना ही ना हो। वो मुहाफिजों के घोड़ों को इश्तियाक से देख रहा था। सफ़ीर घोड़े से उतरा तो मुहाफिज भी उतर आए। सिकंदर को ये घोड़े इतने अच्छे लगे कि वो एक घोड़े पर चढ़ बैठा। सिकंदर का लिबास मामूली सा था। मुहाफिजों ने उसे महल का मुलाजिम समझा और उसे डांट कर कहा कि वो घोड़े से उतर जाए। किसी ने उन्हें बताया कि ये शाह फिलकूस का इकलौता बेटा है। ईरानी सफ़ीर ने उसकी ताज़ीम की और सफारती आदाब को मलहूज रखते हुए उसे कहा कि उसे जो घोड़ा पसंद है उस पर सवार हो जाए, मगर ईरानी सफ़ीर के चेहरे पर मायूसी और नापसंदीदगी के आसार नमूदार हो गए थे। सिकंदर के हम उम्र दोस्त बतलीमूस ने सिकंदर के कान में कहा कि वो मेहमान और उसके साथ आए हुए आदमियों को दस्तूर के मुताबिक शराब पेश करे, मगर सिकंदर ने ईरानी सफ़ीर के साथ घोड़ों की बातें शुरू कर दी। उसे अंदर चलने को भी ना कहा। शाह फिलकूस तख्त पर बैठा मेहमानों का मुंतजिर था। बादशाह एक सफ़ीर के इस्तकबाल के लिए बाहर नहीं आ सकता था। मलका ओलंपियास ने अपने बेटे की आदतों और ज़हनी रुझान से वाकिफ थी। उसने दरीचे से बाहर झांका। सिकंदर ईरानी सफ़ीर को रोके खड़ा था और कुंद ज़हन और खलंडरे लड़कों की तरह बेकार गप्पों में लगा हुआ था। ओलंपियास ये सोचकर खुद बाहर आई कि शाह फिलकूस को पता चल गया कि उसका बेटा सिफारती आदाब को नज़रअंदाज कर रहा है तो वो बिगड़ जाएगा। ईरानी सफ़ीर, उसके साथ आया हुआ वफद और मुहाफिज इतनी हसीन मलका को देखकर सुन्न होकर रह गए। निस्वानी हुस्न के लिए ईरान भी मशहूर था, मगर यूनानी हुस्न ने उन पर तिलिस्म तारी कर दिया। वो उसके बेटे का गंवारपन भूल गए। ओलंपियास ने दस्तूर के मुताबिक सफ़ीर का इस्तकबाल किया और उसे दीगर मेहमानों के साथ अंदर ले गई। ओलंपियास ने सिकंदर के कान में कहा कि मेहमानों को शराब पेश करो। सिकंदर ने ऐसे अंदाज से शराब पेश की कि जो बिल्कुल आमियाना था। वो उस शाही रस्म से वाकिफ ही नहीं था। ईरानी सफ़ीर ने शराब कबूल ना की और कहा कि वो सादा पानी पिएगा। ये नापसंदीदगी का इजहार था।
مہمانوں کو شاہ فلکوس کے دربار میں پیش کر کے اولمپیاس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے سکندر کو وہاں بلایا اور اسے خوب ڈانٹا۔ اس نے کہا تمہیں اپنے باپ کی جگہ بادشاہ بننا ہے، مگر تم تو جیسے گونگے اور بہرے ہو، لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے ہو، تمہارے دماغ میں گھوڑے ایسے سمائے ہیں کہ تمہیں کسی اور چیز کے ساتھ دلچسپی ہی نہیں۔ تمہارا دادا گھوڑوں کا سوداگر تھا، مجھے ڈر ہے کہ تم پر دادا کی بدرو سوار ہے۔ اپنے آپ کو اس بادشاہی کے قابل بناؤ۔ سکندر کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے ماں کی باتوں نے تکلیف دی ہے۔ اسے تخت و تاج کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور نہ اس نے کبھی سوچا تھا کہ وہ بادشاہ بن کر دوسرے ملکوں پر فوج کشی کرے گا، مگر اس کی ماں اسے تخت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ یہ ایک جنون تھا جو یونان کی اس انتہائی حسین عورت کے دماغ پر آسیب کی طرح سوار تھا۔ یہ جنون سکندر کی پیدائش سے پہلے کا تھا۔ اولمپیاس اکثر کہا کرتی تھی کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دے گی جو مقدونیہ کا بادشاہ ہوگا۔ وہ قبل از مسیح کا دور تھا، جب انسان توہم پرست تھا۔ یونان نے تو خیالی دیوتا تخلیق کر رکھے تھے۔ اولمپیاس کے خیالات اور عقیدے بھی ایسے ہی تھے۔ اس نے اپنے بہت سے سانپ پالنے شروع کر دیے اور محل کا ایک حصہ سانپوں کے لیے وقف کر دیا۔ انہیں وہ اپنے ہاتھوں دودھ پلاتی اور خوراک کھلاتی۔ محل کے اس حصے کے قریب سے بھی کوئی نہیں گزرتا تھا، لیکن اولمپیاس ان رینگتے ہوئے سانپوں میں گھومتی پھرتی تھی۔ کمروں میں، برآمدوں اور غلام گردشوں میں سانپ رینگتے پھرتے یا کنڈلی مارے سو رہے ہوتے تھے۔ ملحقہ باغیچے میں پودوں کی بیلوں کے ساتھ سانپ لپٹے ہوتے تھے۔ یہاں سے کوئی سانپ بھاگ کر کہیں نہیں جاتا تھا، کیونکہ یہاں انہیں بڑی اچھی خوراک ملتی تھی۔ اولمپیاس نے سن رکھا تھا کہ پیٹ میں بچہ ہو تو وہ اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے جس میں اس کی ماں رہتی ہو۔ چنانچہ اولمپیاس نے اپنے ماحول کو سانپوں سے بھر دیا۔ وہ اپنے ہونے والے بچے میں سانپوں والی خصلتیں پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ یہ کہ جس طرح وہ خود اتنے زہریلے اور خطرناک سانپوں میں بے خوف گھومتی پھرتی رہتی ہے، اسی طرح اس کا ہونے والا بچہ بھی نڈر ہوگا۔ اس عورت نے اپنے آپ کو نڈر بنا لیا تھا۔ سانپ پالنے اور ان میں رہنے کی وجہ سے وہ حسین ناگن کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اولمپیاس کا خامن فلکوس اس کے بے مثال حسن سے متاثر ہوا اور اس کے ساتھ شادی کر بیٹھا تھا۔ شادی کے بعد اس نے دیکھا کہ اس جوان لڑکی کی خوبصورتی طلسم ہوشربا ہے اور پر اسرار بھی۔ اس کا ذہن سازشی تھا، مگر اس کا جو طلسم فلکوس پر طاری ہو چکا تھا، اس کے آگے وہ مسحور کیے ہوئے انسان کی طرح بے بس اور مجبور تھا۔ وہ اسے آدھے محل کو سانپوں سے بھر دینے سے بھی نہ روک سکا۔ جوں ہی اولمپیاس دیکھتی تھی کہ اس کا خاوند اس کی کسی حرکت سے پریشان ہو رہا ہے، تو وہ اپنے حسن اور زبان سے اسے مسحور کر لیتی تھی۔ پھر سکندر پیدا ہوا۔ اولمپیاس نے ایک ایک کر کے تمام سانپوں کو مار ڈالا، لیکن لوگ اسے حسین ناگن ہی کہتے رہے۔ سکندر کا شعور بیدار ہوا۔ وہ باتیں کرنے اور سمجھنے لگا تو اولمپیاس نے دو چار عورتیں اور چند ایک آدمی انعام و اکرام اور اجرت پر رکھ لیے، جنہیں اس نے کہا کہ وہ اس کے بچے کے کان میں ہر وقت یہ ڈالتے رہا کریں کہ وہ عظیم آدمی بنے گا اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا۔ اولمپیاس نے ان عورتوں اور آدمیوں کو یہ فرض بھی سونپا کہ وہ اسے بتاتے رہا کریں کہ بچہ ان کے ساتھ کیا باتیں کرتا ہے اور اس کا ذہن اسے کس طرف لے جا رہا ہے۔ فلکوس نے دیکھا کہ اس کے بچے کو ماں نے اپنا قیدی بنا لیا ہے اور اس کے ذہن کو کسی خاص سانچے میں ڈھال رہی ہے، تو اسے فکر پیدا ہوا کہ بچے کی ماں بچے کو اپنا جیسا پراسرار فتنہ بنا رہی ہے، اور اگر بچے کا ذہن ماں کی خصلت کے سانچے میں ڈھل گیا تو یہ مقدونیہ کے تخت و تاج کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس نے بچے کو ماں سے الگ کرنے کے طریقے اختیار کرنے شروع کر دیے، مگر بچہ باپ کے پاس جاتا تو ماں بھی جا پہنچتی اور بچے کو باپ کے اثر سے محفوظ رکھتی۔ باپ کو بچے کے ساتھ اتنا ہی پیار تھا جتنا ماں کو تھا۔ باپ آخر باپ تھا، مرد تھا اور بادشاہ بھی تھا۔ اس نے سکندر کو اس عبادت گاہ میں بھیج دیا جہاں استاد زمان ارسطو طب اور حکمت کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ یہ عبادت گاہ شہر سے 10-11 میل دور تھی۔ ارسطو نے شاگردوں کو تعلیم دینے کے لیے یہ عبادت گاہ اس لیے پسند کی تھی کہ شہر کے ہنگاموں سے دور تھی اور وہاں عبادت کے لیے کوئی نہیں جاتا تھا، کیونکہ یہ عبادت گاہ ویران ہو گئی تھی۔ ارسطو کو جو سکون وہاں میسر تھا وہ کسی محل میں بھی نہیں تھا۔ سکندر کو تعلیم کے لیے باپ نے وہاں بھیج دیا، ماں اسے روک نہیں سکتی تھی۔ بچے کو تعلیم تو دینی ہی تھی، لیکن وہ مطمئن نہیں تھی۔
وہ بچے کو کوई اور تعلیم देना चाहती थी। 2-3 माह के बाद मकदूनिया के एक सरहदी कबीले ने बगावत कर दी। शाह फिलकूस फौज लेकर बगावत को कुचलने के लिए चला गया। ओलंपियास को मौका मिल गया। वो एक रात किसी को बताए बगैर उस वीरान इबादतगाह में चली गई जहां उसका बेटा अरस्तू के पास पढ़ता और वहीं रहता था। वो अरस्तू से तन्हाई में मिली और उस अजीम फलसफी और मुफक्किर पर ऐसा जादू चलाया कि वो उस औरत की बात मान गया। ओलंपियास ने उसे कहा था कि उसके बच्चे को वो फिलकूस की ख्वाहिश के मुताबिक फ़लसफ़े और तिब की तालीम ना दे, बल्कि उसे बेहतरीन हुक्मरान और सियासतदान बनने के जौहर सिखाए। अरस्तु ने सिकंदर को वही तालीम दी जो उसकी माँ ने तजवीज़ की थी। सिकंदर 16 साल की उम्र में तालीम लेकर इबादतगाह से वापस आ गया। उसमें जहाँ और तब्दीलियाँ आईं, वहाँ सबसे बड़ी तब्दीली ये आई कि वो अरस्तु को दुनिया का अजीम इंसान और काबिल एहतराम अतालीक मानने लगा। मगर उसकी तमाम तर दिलचस्पियां घोड़ों के साथ वाबस्ता हो गईं। हकूमत और सियासत के गुर जानने के बावजूद उसने उधर तवज्जो न दी कि उसे बाप का जानशीन बनना है। उसकी माँ बहरहाल खुश थी कि उसके बेटे ने माँ के अज़ाइम और ख्वाहिशात के मुताबिक तालीम और तरबियत हासिल कर ली थी, लेकिन माँ इसी से मुतमईन नहीं थी। वो सिकंदर को तमाम इंसानों से बुलंदो बरतर बनाने का तहैया किए हुए थी। उसने ये तरीका इख्तियार किया कि अपने महल की खादमाओं को बड़ी ही राजदारी से बताया कि सिकंदर उसके खामिंद फिलकूस का बेटा नहीं, बल्कि वो एक देवता शबज खाफ का बेटा है, जो एक खूबसूरत और जहरीले नाग के रूप में उसके पास आया था। उस ज़माने में यूनान के लोग देवताओं के वजूद के कायल थे, और वो इस अफसानवी मफरूज़े को भी सच मानते थे कि किसी देवता को कोई औरत पसंद आ जाती है तो वो उसे अपने पास बुला लेता है या किसी दुनियावी रूप में उसके पास आता है। यूनान की देवमालाई दास्तानों में दुनिया की औरतों के साथ देवताओं के इश्क व मोहब्बत की कई दास्तानें मिलती हैं। ओलंपियास ने सिकंदर के मुतालिक ये मशहूर किया कि वो देवता का बेटा है, तो सुनने वालों को फौरन यकीन आ गया। ओलंपियास ने यह बात अपनी खादमाओं को राजदारी से इसलिए बताई थी कि औरत बात फैलाने की आदी होती है। चंद दिनों में सारे मुल्क में मशहूर हो गया कि सिकंदर फिलकूस का नहीं, देवता शबस खाफ का बेटा है। फिलकूस को अच्छी तरह मालूम था कि उसकी बीवी अपने बेटे को माफूकुल फितरत इंसान के रूप में पेश कर रही है, और उसका मकसद ये भी हो सकता है कि ये औरत फिलकूस की जिंदगी में अपने बेटे को तख्त पर बिठाने की कोशिश करे। फिलकूस को ये भी मालूम हो गया कि उसने सिकंदर को अरस्तू के पास जिस तालीम के हसूल के लिए भेजा था, उसके बजाय वो कोई और तालीम हासिल करके आया है, और ये उसकी माँ के कहने पर अमल हुआ है। फिलकूस ने अपने बेटे को माँ के बद असरात से बचाने का ये तरीका इख्तियार किया कि ये मशहूर करके कि समुंदर की तरफ से दुश्मन के हमले का खतरा है, अपनी फौज को लेकर समुंदर की तरफ चला गया और सिकंदर को भी जंगी तरबियत देने के बहाने साथ ले गया। फौज को समुंदर के किनारे खैमा जन कर दिया और फिलकूस अपने बेटे का मुशाहिदा करने लगा कि उसका जहन किस तरफ जा रहा है। एक कलोपत्रा मिस्र की मलका थी जो फिरौनों के खानदान से थी। एक कलोपत्रा यूनान की भी थी जिसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक थे। फिलकूस की फौज समुंदर के किनारे खैमा जन थी। एक रात फिलकूस अपने खैमे में शराब से दिल बहला रहा था। खैमे का पर्दा उठा और एक ऐसी औरत खैमे में दाखिल हुई जिसकी खूबसूरती अर्जी मालूम नहीं होती थी। फिलकूस को मालूम हुआ कि वो शराब कुछ ज्यादा पी गया है, जिसके असर से उसे इतने हसीन वहमे नजर आने लगे हैं। कलोपत्रा उसके पहलू में जा बैठी। फिलकूस ने उसके जिस्म को महसूस किया तो उसे यकीन आया कि यह वहमा नहीं, गोश्त पोस्त की औरत है। थोड़ी ही देर के बाद फिलकूस ने फौज को खैमों से निकालकर शराब के मटके खोल दिए और ऐलान किया कि आज फौज जश्न मनाएगी। सुबह तक सिपाही नाचते गाते और शराब पीते रहे। फिलकूस ने कलोपत्रा को अपने खैमे में रखा। दिन को जब फिलकूस को होश आया तो उसने सिकंदर से कहा कि तुम मेरे कायम मुकाम बादशाह हो, वापस चले जाओ और मेरी वापसी तक हुकूमत का कारोबार चलाओ। सिकंदर चला गया। 6 माह तक फिलकूस अपनी फौज के साथ समुंदर के किनारे रहा और कलोपत्रा को उसने अपने साथ रखा और उसे बाप का ये पैगाम दिया, मेरे अजीज बेटे, मैंने अतालूस की भतीजी कलोपत्रा के साथ शादी कर ली है और तुम्हारी माँ को अब मैं अपनी बीवी नहीं समझता। मैंने तुम्हारी बेहतरी की खातिर तुम्हारी माँ से कता ताल्लुक किया है। तुम तख्त के वारिस हो, तुम्हें अपनी माँ का अफसोस नहीं होना चाहिए।
सिकंदर इस खुफिया पैगाम को अपनी माँ से छुपा न सका। ओलंपियास के लिए ये ज़र्ब बड़ी सख्त थी, लेकिन उसने एहतजाज नहीं किया, ना किसी रद्द अमल का इजहार किया। वो अपने बेटे को साथ नहीं ले जा सकती थी, ले जाना चाहती भी नहीं थी, क्योंकि उसका बेटा मकदूनिया के तख्त का वारिस था। ओलंपियास ने ये अजीबो गरीब हरकत की कि शहर से ज़रा ही दूर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके दरमियान एक बहुत पुराना झोंपड़ा खड़ा था। ओलंपियास महल और अपने बेटे को खैरबाद कहकर उस झोंपड़े में चली गई। वहां वो इबादत करती और सूत काता करती। सिकंदर ने अपने बाप को पैगाम भेजा कि माँ महल से चली गई है और अब कब्रिस्तान के एक झोंपड़े में रहती और इबादत में वक्त गुजारती है। फिलकूस को तो ये खतरा नजर आ रहा था कि ओलंपियास महल से नहीं निकलेगी और उसका जीना हराम कर देगी। वो अपने बेटे के पैगाम से बहुत खुश हुआ। वो अपनी फौज के साथ महल में वापस आ गया। उसने अपने मुखबिरों से ओलंपियास के मुतल्लिक मालूम किया कि वो कहाँ है और क्या करती है। मुखबिरों ने बताया कि वो झोंपड़े में बैठी रहती है, उसे शहर में कभी नहीं देखा गया। फिलकूस की नई बीवी कलोपत्रा उसके साथ महल में आ गई। कलोपत्रा का चचा अतालूस भी साथ आया और महल में रहने लगा। फिलकूस ने सकून का सांस लिया कि एक फितना परवर और पुरइसरार बीवी से निजात मिली। फिलकूस ये ना देख सका कि जिस बेटे की खातिर उसने ओलंपियास को तलाक दी है, वो बेटा कलोपत्रा और उसके चचा की नफरत का मरकज बन गया है। ये दोनों सिकंदर को तख्त के नाअहल, आवारा और कुंद ज़हन साबित करने की कोशिश में थे। इसके साथ बात ही ना करते। अगर करते भी तो उनकी बात में तंज और हकारत होती थी। सिकंदर उनके रवैये और नीयत को भांप गया। वो अब बच्चा नहीं था, मगर उसके बाप पर कलोपत्रा के हुस्न का जादू सवार था। वो कुछ भी ना देख सका। एक रात महल में बहुत बड़ी ज़ियाफ़त थी। सिकंदर भी मौजूद था। शराब का दौर चल रहा था, मगर सिकंदर नहीं पी रहा था। कलोपत्रा और उसके चचा जानते थे कि सिकंदर शराब नहीं पीता, और ये बहुत बड़ी खूबी है। सिकंदर के ख़यालात की परवाज़ बुलंद होती जा रही थी। कलोपत्रा ने मेहमानों के सामने सिकंदर को शराब पेश की। सिकंदर ने इनकार कर दिया। तुम उजड़ और जंगली हो। कलोपत्रा का चचा सिकंदर पर बरस पड़ा। देवता ज़्यूस को कुर्बानी देते हो, तो उसके बुत के कदमों में अपने हाथों शराब उंडेलते हो, और महफिल में कहते हो कि तुम शराब नहीं पीते। क्या तुम मकदूनिया का बादशाह बनने के काबिल हो? नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो। सिकंदर खामोशी से सुनता रहा। कलोपत्रा के चचा ने शराब के नशे में ये भी कह दिया, कलोपत्रा एक बच्चे को जन्म देगी और वो मकदूनिया के तख्त का वारिस होगा। सिकंदर ने करीब पड़ा हुआ शराब का एक प्याला उठाया और अतालूस यानी कलोपत्रा के चचा के सर पर पूरी ताकत से मारा। अतालूस चकरा कर गिर पड़ा। कलोपत्रा दौड़ी आई। सिकंदर ने उसके मुंह पर भरपूर थप्पड़ मारा। वो भी तेवरा कर गिरी। महफिल पर सन्नाटा तारी हो गया। सिकंदर का बाप गुस्से से उठा और एक मुहाफिज की कमर से तलवार खींची। सिकंदर खाली हाथ था, खड़ा रहा। कोई उसके करीब नहीं आता था। वो गुस्से से फुंकार रहा था। फिलकूस तलवार ताने सिकंदर पर वार करने आया तो उसके कदम डगमगा गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पी गया था। सिकंदर उसे देखता रहा। उसका बाप लड़खड़ाया और गिर पड़ा। सिकंदर अपने बाप को उठाने के बजाय एक स्टूल पर खड़ा हो गया और महफिल के हाजरीन से मुखातिब होकर बोला, आप सब बुलंद ओहदों और रुतबों के लोग हैं। मुल्क की किस्मत और मुस्तकबिल आपके हाथ में है। क्या आप इस शख्स को, जो मेरा बाप है, इस काबिल समझते हैं कि ये एशिया को फतह करेगा? ये बादशाह जो तलवार उठाकर दो कदम भी नहीं चल सकता, सिर्फ मकदूनिया के तख्तो ताज को संभालने के काबिल नहीं। देख लो इसे, शराब ने इसे किस तरह गिरा दिया है। उसने कलोपत्रा की तरफ इशारा करके कहा, इसकी नई बीवी को देखो। इसके हुस्न और इसके नाज नखरों ने फिलकूस जैसे जाबर जंगजू को किस तरह बेकार कर दिया है। मेरे बुजुर्गों, इबरत हासिल करो। मैं क्यों शराब नहीं पीता? सिर्फ इसलिए कि मैं पाँव पर खड़ा रह सकूं। मैं आपको एशिया की हुक्मरानी देने का अज़म लिए हुए हूँ। मैं अपने बाप के तख्त पर बैठकर शराब नहीं पीना चाहता और नई बीवियों की जंजीरों का कैदी नहीं बनूंगा। फिलकूस बेहोश पड़ा रहा। आला हुकाम और मेहमानों से भरी हुई महफिल पर सन्नाटा तारी रहा। कोई भी इस नौजवान का सामना ना कर सका। नौजवान सिकंदर महफिल से निकल गया। उसका रुख उस कब्रिस्तान की तरफ था जहां एक झोंपड़े में उसकी माँ ओलंपियास रहती थी। वो झोंपड़े तक पहुंचा तो उसकी माँ बाहर खड़ी थी। हू हक वीराने और सदियों पुराने कब्रिस्तान में खड़ी ओलंपियास जिन्नात की मखलूक लगती थी।
वो अब मलका नहीं, सीधे सादे लिबास में आम सी औरत थी। इस सादगी में उसका हुस्न निखर आया था और पुरइसरार भी हो गया था। अपने बेटे को देखकर वो बाहें फैलाए हुए आगे बढ़ी, उसे गले लगाया और उसकी पेशानी को चूमा। मेरे बेटे, ओलंपियास ने सिकंदर से कहा, तुमने अतालूस के सर पर शराब का प्याला तोड़कर शायद अच्छा नहीं किया। सिकंदर ने हैरत से उसे देखा और पूछा, माँ, तुम्हें इतनी जल्दी कैसे मालूम हो गया कि मैंने अतालूस के सर पर शराब का प्याला मारा है? मुझे यह भी मालूम हो गया है कि तुम्हारा बाप तलवार ताने तुम पर लपका था, मगर गिर पड़ा। ओलंपियास ने मुस्कुरा कर कहा, और तुमने वहां के लोगों से जो कुछ कहा था, वो मुझसे लफज बा लफज सुन लो। मैं इस झोंपड़े में रहती हूँ, लेकिन मकदूनिया का तख्तो ताज मेरे साए से आज़ाद नहीं। सिकंदर को यूं लगा जैसे उसकी माँ में किसी देवता की रूह दाखिल हो गई हो, या वो जादूगरनी बन गई हो। उसे मालूम नहीं था कि उसकी माँ ज़ाहिरी तौर पर तारिक दुनिया हो गई थी, लेकिन महल के खादमाओं, खादिमों और चंद और अहम अफराद पर उसका जो रोब, असर रसूख और सहरतारी था, वो बदस्तूर कायम था। उसके पास उन लोगों को मुआवजा और इनाम इकराम देने के लिए बहुत कुछ था, जो उसने झोंपड़े में दबा रखा था। उन लोगों को ये भी मालूम था कि ओलंपियास के शहर का ये असर भी है कि जिसके हाथ से जिसे चाहे कत्ल करवा सकती है। वो थी तो झोंपड़े में, मगर महल की एक एक खबर फौरन उस तक पहुंचती थी। सिकंदर जब कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था तो उसे मालूम नहीं हो सका था कि एक आदमी उसके माँ के पास बैठा था। वो सिकंदर के कदमों की आवाज सुनकर और उसकी माँ को पूरी खबर सुनाकर दूसरी तरफ चला गया था। माँ, सिकंदर ने कहा, मैं महल में नहीं रहूंगा, मुझे अपने साथ रख लो। मेरे नादान बेटे, माँ ने उसकी गाल पर थपकी दी और कहा, मैं तुम्हें सिर्फ मकदूनिया का नहीं, आधी दुनिया का फातेह और बादशाह बनाना चाहती हूँ, मगर तुमने फरार का रास्ता इख्तियार कर लिया है। दुश्मनों के दरमियान रहो और उनका मुकाबला करो। आज रात मेरे पास रहो, मुझे सोचने दो। सिकंदर अपनी माँ के पास सो गया। सुबह झोंपड़े के दरवाजे पर कोई सिकंदर को आवाजें दे रहा था। सिकंदर बाहर निकला। उसका बड़ा ही गहरा दोस्त बतलीमूस आया था। ओलंपियास भी बाहर निकल आई और बतलीमूस से पूछा कि वो क्यों आया है। उसने बताया कि शाह फिलकूस ने उसे भेजा है और कहा है कि सिकंदर अपनी माँ के पास गया होगा, उसे वापस ले आओ। वो अपने बेटे से इंतकाम लेना चाहता है। ओलंपियास ने कहा कि रात मेरे बेटे ने उसकी नई बीवी और उसके चचा की बहुत तौहीन की थी। नहीं, बतलीमूस ने जवाब दिया, शाह फिलकूस अपने बेटे के लिए परेशान है। वो गुस्से में नहीं, परेशानी की हालत में है। सिकंदर ने कहा कि वो नहीं जाएगा। तुम्हें वहीं जाना है मेरे बेटे, ओलंपियास ने कहा। देवता ज्यूस और देवता शबस खाफ के हाथ तुम्हारे सर पर हैं। मैं तुमसे दूर होंगी, लेकिन मेरी आंखें महल की दीवारों को फाड़ कर तुम पर लगी रहेंगी। मेरे कान महल के अंदर की सरगोशियां तक सुनते रहेंगे। उसने सिकंदर को अपने बाजुओं में लेकर कहा, मेरे बेटे को किसी ने बदनीयती की आंख से देखा तो ये आंख उसके चेहरे पर नहीं रहेगी। तुम चले जाओ सिकंदर, अपनी माँ को अपने साथ समझो। सिकंदर अपने दोस्त बतली मूस के साथ चला गया। ओलंपियास झोंपड़े में रही और उसे महल की खबरें मिलती रहीं। सिकंदर अपने बाप के सामने गया तो बाप ने उसे गले लगा लिया और इतने प्यार का मुजाहरा किया जैसे रात का वाकया उसके जहन से उतर गया हो। सिकंदर को इत्मीनान हो गया कि बाप उसे सजा नहीं देगा। 2 रोज के बाद ओलंपियास रात के वक्त अपने झोंपड़े में लेटी हुई थी। निहायत आहिस्ता से झोंपड़े का दरवाजा खुला। ओलंपियास उठ बैठी और बोली, क्या खबर लाए हो? सिकंदर की जान खतरे में है, झोंपड़े में दाखिल होने वाले ने कहा। शाह फिलकूस ने सिकंदर को धोखा दिया है कि सिकंदर ने महफिल में अतालूस और कलोपतरा की जो बेइज्जती की थी, उसकी शाह फिलकूस को कोई परवाह नहीं। उन तीनों ने ये फैसला किया है कि सिकंदर को खाने में जहर दे दिया जाए। शाह फिलकूस के दिल और दिमाग पर कलोपतरा का मुकम्मल कब्जा है। जिस रोज सिकंदर ने अकेले खाना खाया, उसके खाने में जहर मिला दिया जाएगा। ओलंपियास ने सर हिलाया और बोली, तुम चले जाओ। 3-4 रोज के बाद वैसी ही एक जियाफत थी, जिसमें सिकंदर ने अतालूस के सर पर शराब का प्याला तोड़ा और कलोपतरा को थप्पड़ मारा था। रक्सो सरूर और शराब की महफिल गर्म थी। शाह फिलकूस कलोपतरा को अपने साथ बिठाए हुए था। अचानक सिकंदर की उम्र का एक नौजवान फिलकूस के सामने गया। उसके हाथ में खंजर था। उसने खंजर का एक वार फिलकूस के दिल पर किया और दूसरा पेट पर करके पेट चाक कर दिया। शाह फिलकूस उठा और गिरा, फिर कभी ना उठ सका।
محفل سے دو تین آدمی خنجروں سے قاتل پر ٹوٹ پڑے اور اسے وہیں ختم کر دیا۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس نوجوان نے کیوں اور کس کے کہنے پر شاہ فلکوس کو قتل کیا تھا۔ وہ بھی قتل ہو چکا تھا۔ یہ قاتل اولمپیاس کا بھیجا ہوا تھا، اور قاتل کو قتل کرنے والے بھی اولمپیاس نے بھیجے تھے، تاکہ یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ قاتل کو کس نے بھیجا تھا۔ سکندر اسی وقت اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کا باپ قتل ہو گیا ہے اور قاتل بھی قتل ہو چکا ہے۔ اولمپیاس نے کہا، میں نے انتظام کر دیا تھا کہ وہ زندہ نہ رہے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ تمہارے باپ کو میں نے قتل کروایا ہے۔ یہ تم نے بہت برا کیا ماں، سکندر نے کہا۔ میں نے جو کچھ کیا، اچھا کیا یا برا کیا، صرف تمہارے لیے کیا ہے بیٹا۔ اولمپیاس نے کہا، مقدونیہ کا تاج تمہارے سر پر رکھنے کے لیے میں اب تک 10 آدمی قتل کروا چکی ہوں۔ یہ کلوپترا کے چاہنے والے تھے، ان کی مدد سے وہ تمہیں تخت کی وراثت سے محروم کر رہی تھی۔ تمہارا باپ اب اس قابل نہیں رہا تھا کہ وہ زندہ رہ سکے اور مقدونیہ کی بادشاہی پر سانپ بن کر بیٹھا رہے۔ شاہ فلکوس کے مرنے کے بعد اس کے جانشین کا فیصلہ کرنا تھا۔ جرنیل اور وزیر اکٹھے ہوئے۔ پہلا نام سکندر کا پیش ہوا۔ اتالوس نے کہا کہ چونکہ فلکوس نے سکندر کی ماں کو طلاق دے دی تھی، اس لیے سکندر وراثت کے حق سے محروم ہو چکا ہے۔ اس نے یہ انکشاف کیا کہ 2 ماہ کے بعد کلوپترا کے بطن سے فلکوس کا بچہ پیدا ہوگا۔ اس کے بالغ ہونے تک کلوپترا کے سر پر مقدونیہ کا تاج رکھ دیا جائے۔ کلوپترا بھی وہاں موجود تھی، اس کے چہرے پر رونق تھی، اسے فلکوس کے مرنے کا کوئی غم نہیں تھا۔ اجلاس کے کئی ایک شرکاء نے اتالوس کی تجویز کی حمایت کی اور کہا کہ تخت کا جائز وارث وہ بچہ ہوگا جسے کلوپترا 2 ماہ بعد جنم دینے والی ہے۔ اس کی جوانی تک کلوپترا کو حکومت دے دی جائے۔ عین اس وقت کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھلا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ دروازے میں سکندر کی ماں اولمپیاس کھڑی تھی۔ حکومت کے کاروبار میں اس کا عمل دخل ختم ہو چکا تھا۔ اس کا شاہی خاندان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اب ایک عام عورت تھی۔ اس کے سیاہ چمکیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کندھوں سے ٹخنوں تک ایک سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی تمام جرنیل اور وزیر تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ اس کے چہرے کے جلالی حسن کا اثر تھا، ورنہ وہ اب تعظیم کے حق سے محروم تھی۔ اس نے قہر بھری نظروں سے کلوپترا اور اس کے چچا اتالوس کو دیکھا۔ میں تم سب کو خبردار کرنے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کو تخت کی وراثت سے محروم کیا گیا، تو میں ایک غضبناک بدروح کی طرح تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم سب مجھے جانتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ تم سب کی جانیں میری مٹھی میں ہیں۔ سوچو اور فیصلہ کرو۔ وہ باہر نکل گئی۔ اسی روز شاہی فرمان جاری ہوا کہ آج سے شاہ فلکوس کا بیٹا سکندر مقدونیہ کا بادشاہ ہے۔ ماں نے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا، لیکن اس نے بیٹے سے کہا، میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ تجھے عظیم بننا ہے، ایشیا کا حکمران بننا ہے۔ اس وقت سکندر کی عمر 20 سال تھی۔ اس نے سب سے پہلے یونان فتح کیا۔ اس نے اس میں صرف 15 ماہ صرف کیے۔ اس کی عمر ابھی 22 سال نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایشیا کے فتح کے لیے نکلا۔ اس نے ایران فتح کیا، پھر ہندوستان پر چڑھائی کی۔ ایران اور ہندوستان کے درمیان بہت سی سلطنتیں تھیں جو اس نے فتح کیں اور دنیا کی تاریخ بدل ڈالی۔ تاریخ میں ایسے بہت سے فاتح ملتے ہیں جنہوں نے سکندر سے زیادہ فتوحات حاصل کیں، لیکن فرق یہ تھا کہ ہر حملہ آور نے بستیاں تباہ کیں، لوٹ مار کی، عورتوں کو ذلیل و خوار کیا اور ظلم و تشدد سے لوگوں کو جنگلوں میں بھاگ جانے میں مجبور کر دیا۔ اس کے برعکس سکندر نے تباہی کے بجائے تعمیر کی، لوٹ مار نہیں کی۔ اس نے تباہ حال بستیوں کو آباد کیا اور جنگلوں میں رہنے والوں کو شہروں میں آباد کیا۔ اس نے نئے نئے شہر تعمیر کیے۔ اس پر اپنے استاد ارسطو کا بہت اثر تھا۔ ارسطو نے اسے یہی سبق دیا تھا کہ ہر انسان ایک خدا کا بندہ ہے اور ہر کسی کو باعزت زندگی گزارنے کا پیدائشی حق حاصل ہے۔ سکندر نے اسی کو اپنا اصول بنایا۔ اس نے اپنے آپ کو کوئی خطاب نہ دیا۔ اسے مفتوحہ ملکوں کے لوگوں نے سکندر اعظم کہا۔ اس کے اندر تجسس تھا، جسے ارسطو نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ وہ ہر لمحہ یہ جاننے کے لیے بےتاب رہتا تھا کہ پہاڑی کی دوسری طرف کیا ہے، اور پہاڑی کو پھلانگ جاتا تھا۔ عمر نے وفا نہ کی۔ مقدونیہ سے نکلنے کے صرف 11 سال کے بعد سکندر اعظم مر گیا۔ وہ 356 قبل از مسیح میں پیدا ہوا اور 399 میں یعنی 89 میں قبل مسیح میں مر گیا۔ اس نے کل 33 سال عمر پائی،
مرتے وقت اس نے وصیت کی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ تابوت سے باہر رکھنا، تاکہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں کہ آدھی دنیا کا فاتح دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔